नमस्कार दोस्तों, आदिराज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं परवीश चौधरी आपका एक बार फिर इस रामबाण श्रृंखला में स्वागत करता हूं। आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप अपने आने वाली परीक्षा के लिए कमर कस चुके होंगे। इस रामबाण श्रृंखला की बात करें तो इस रामबाण श्रृंखला में अभी तक हम लोगों ने 56 क्वेश्चनों को कराया है, लेकिन 56 क्वेश्चन जो है वो नंबरिंग में है। लेकिन अगर हम फैक्टों की बात करें, उस अगर हम फैक्ट की बात करें तो एक क्वेश्चन के साथ साथ लगभग हमने एवरेज के हिसाब से 7 या 8 फैक्ट बताने की कोशिश की है। तो लगभग ये 300 350 क्वेश्चन अपने आप में बन जाते हैं। इन एक क्वेश्चन के साथ हम जो फैक्ट कराते हैं वो इसलिए कराते हैं अगर एग्जामिनर थोड़ी सी होशियारी दिखाए और क्वेश्चन को चेंज करके उससे का जो अल्टरनेट है वो उस फैक्ट से ले ले, तो हमने उन्हें भी बताने की कोशिश की है, जिससे कि आप उस क्वेश्चन के सामने एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़े रहें और अपने एग्जाम को बहुत ही अच्छे नंबरों से पास करें। तो इसी श्रृंखला को शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण निम्न में से किस शासक ने करवाया? अभी तक हम दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चनों को हमने किया, लेकिन 21 अप्रैल 1526 में, कब भाई? 21 अप्रैल 1526 में बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध जीता। किसके खिलाफ भाई? लोधी वंश, जो कि 1451 से 1526 तक था। और उसका अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम खान लोधी। इब्राहिम खान लोधी को 1526 में इसने पानीपत के प्रथम युद्ध में हराने के बाद ऐसा एक पेड़ लगाया जो 1857 में धराशायी हुआ। लगभग 300 साल से ज्यादा इस वंश ने शासन किया। तो अब अगले क्वेश्चन जो आएंगे वो मुगल वंश से आएंगे और उन्हीं के साथ साथ हम लोग पूरा का पूरा उनसे रिलेटेड बातें बताते रहेंगे। अभी बस एक क्वेश्चन याद रख लो कि इब्राहिम खान लोधी के खिलाफ बाबर को किसने बुलाया था? तो वो था पंजाब का गवर्नर। ये क्वेश्चन भाई कई बार आया। पंजाब का गवर्नर दौलत खां लोधी। दौलत खां लोधी, ठीक है। और पानीपत के युद्ध में एक तरफ बाबर की छोटी सेना और दूसरी तरफ इब्राहिम खान लोधी की एक विशाल सेना थी, जिसमें इब्राहिम खान लोधी निश्चित जीत की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन तभी इसने एक युद्ध नीति तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया। युद्ध नीति का प्रयोग किया। तुगलमा युद्ध नीति इसने किससे सीखी थी भाई? उज्बेकों। ये भी क्वेश्चन कई बार आया कि इसने तुगलमा युद्ध नीति किससे सीखी थी? उज्बेकों से, ठीक है। और इसका जो प्रमुख तोपची मुस्तफा और गुलाम अली थे, उन्होंने क्या किया? छोटी तोपों का निर्माण किया जो कि घोड़ों पर और ऊंटों पर सवार हो सकती थी। दौलत खान लोधी, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि गोला बारूद का गोला बारूद का भारत में प्रथम प्रयोग तो किस युद्ध में हुआ था? पानीपत में। पानीपत के प्रथम युद्ध, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था भाई? शाहजहां ने। शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां के जो काल था उसको ही स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा गया है। स्थापत्य का स्वर्ण काल। इसी के समय में इसकी पुत्री जहां आरा जहां शाहजहां की कौन सी नंबर की संतान थी भाई? दूसरे नंबर की संतान थी जहां आरा। इसने आगरा में आगरा में
जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। दिल्ली में किसने करवाया? इसके पिता शाहजहां ने। और आगरा में किसने करवाया भाई? जहां ने। और एक बात और, शाहजहां ने, शाहजहां का जो बाबा था, ठीक है, यानी जहांगीर के पिता अकबर, अकबर ने आगरा का किला बनवाया था। आगरा का लाल किला किसने बनवाया था भाई? अकबर ने। लेकिन शाहजहां ने दिल्ली में शाहजहाबाद नाम से एक नया नगर बसाया था, और उसमें दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया भाई? शाहजहां ने। दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला। और जो आगरा का लाल किला था, यह बनवाया था अकबर ने। अब यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं भाई, कि दिल्ली के लाल किले के अंदर जो मोती मस्जिद है, दिल्ली के लाल किले के अंदर जो मोती मस्जिद है, उसका निर्माण किसने कराया था? दिल्ली के जो अंदर जो लाल किले में जो मोती मस्जिद है, उसका निर्माण करवाया था भाई औरंगजेब ने। और जो आगरा के अंदर जो मोती मस्जिद है, मोती मस्जिद, उसका निर्माण किसने करवाया था भाई? मोती मस्जिद का उसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। शाहजहां ने। ये क्वेश्चन बहुत बार आ लिया कि दिल्ली के लाल किले के अंदर जो मोती मस्जिद है, उसका निर्माण किसने करवाया? वो करवाया था औरंगजेब ने। और जो आगरा में है, उसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। जबकि आगरा का लाल किला अकबर ने, और दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है भाई। अगर औरंगजेब की बात करें, तो इसने स्थापत्य के नाम पे क्या बनवाया था भाई? बीबी का मकबरा, जो कहाँ है? औरंगाबाद। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, औरंगजेब द्वारा। और इनकी बीबी का नाम क्या था? रबिया उर दुर्रानी। रबिया उर दुर्रानी। इसकी याद में इन्होंने, औरंगजेब ने, बीबी का मकबरा बनवाया था। जागीर के काल को क्या कहा जाता है भाई? चित्रकला, चित्रकला का स्वर्ण काल। जागीर का ही पुत्र कौन था? शाहजहां, जिसके बचपन का नाम क्या था भाई? खुर्रम। खुर्रम। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया भाई शाहजहां। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, दादा भाई नेरोजी ने किस दादा भाई नेरोजी ने किस लेख के माध्यम से लोगों का ध्यान धन निष्कासन सिद्धांत की ओर दिया था? दादा भाई नेरोजी की बात करें, तो दादा भाई नेरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और ऐसा, या हिंदी में क्या? व्योवृद्ध पुरुष ऑफ पुरुष, व्योवृद्ध पुरुष, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। यानी जब भी कांग्रेस किसी भी समस्या का सामना करती थी, तब वो सामने किसे करती थी? ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया को, यानी दादा भाई नेरोजी, जो एक पारसी समुदाय से बिलोंग करते थे, और जिनका हर कांग्रेस में जिनका सम्मान हर कार्यकर्ता था, चाहे वो गर्म दल के हो, चाहे वो नरम दल के हो, इनका सम्मान रखा जाता था। और ये कांग्रेस के तीन बार दूसरे, 90 और 22वें अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। ठीक है भाई, दूसरे, 90 और 22वें के अध्यक्ष चुने गए। दूसरे का मतलब 1886 में। ठीक है, 90 का मतलब हो गया भाई 1993 94 वाले के, और 22वें का वो 1906 से 1907। ठीक है, कोलकाता अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता करी थी, दूसरे की। दूसरे में इन्होंने सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की जो इंडियन एसोसिएशन लीग थी, उसका विलय कांग्रेस में करवाने का काम किया। 1906 में भी 1907 वाली स्थिति आई थी, वही गर्म दल और नरम दल में अध्यक्ष बनाने के ऊपर विवाद हुआ था। तब कांग्रेस ने किसका नाम, नरम दल ने किसका नाम आगे कर दिया? दादा भाई नेरोजी का। और जिनका सम्मान गर्म दल वाले भी करते थे, तो उन्होंने क्या किया? अपना कैंडिडेट का नाम वापस ले लिया।
लेकिन वो गुस्सा उन्होंने कब निकाला फिर 1907 में। गरम दल और नरम दल अलग हो गए थे। अगर दादा भाई नेहरू जी की और बात करें तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स, भाई इसके दो सदन होते हैं, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा होते हैं, ऐसे ही वहां दो होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स के एमपी चुने गए, हाउस ऑफ कॉमन्स के एमपी चुने गए 1892 से 1895 तक। ठीक है, 1892 से 1895 तक ये इसके एमपी चुने गए, किसके भाई, हाउस ऑफ कॉमन्स के। ठीक है, और कौन सी सीट से, प्रिंसबरी, प्रिंसबरी जो था संसदीय क्षेत्र था प्रिंसबरी। और किस पार्टी से चुने गए थे, दो तीन बार ये क्वेश्चन पूछ लिया भाई कि ये एमपी का चुनाव, ब्रिटिश संसद में एमपी का चुनाव किस पार्टी के टिकट पर जीते थे, तो उस पार्टी का नाम था लिबरल पार्टी। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ब्रिटिश संसद में जाने वाले प्रथम भारतीय, या किस भारतीय का प्रथम बार ब्रिटिश संसद में चुनाव हुआ था, तो वो कौन थे, दादा भाई नेहरू जी। अब अगर इनके लेख की बात करें तो इनका लेख था इंग्लैंड डेबिट्स टू इंडिया। इन्होंने अपने पहले ही भाषण में, ब्रिटिश संसद में हुए पहले भाषण में इन्होंने इस पर एक पूरा भाषण दिया था कि किस तरह ब्रिटेन भारतीयों का पैसा अपने देश में लेकर जा रहे हैं। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि ब्रिटेन जो ट्रेन भारत में चला रहा है उससे उपार्जित आय, यानी उससे कमाई हुई आय, वो कहाँ लेके जा रहे, ब्रिटेन लेके जा रहे। और जो धन का उनका निष्कासन का सिद्धांत था वो एक तरफा था कि भारत से पैसा सारा का सारा ब्रिटेन की तरफ जा रहा है, जबकि ब्रिटेन से भारत की तरफ कोई पैसा नहीं जा रहा। और इनकी एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें इन्होंने पहली बार, पुस्तक का नाम है भाई पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन इंडिया, इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें इन्होंने पहली बार प्रति व्यक्ति आय बताई, और उस समय प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, 20 रुपए। अगर ये भी क्वेश्चन कई बार आ लिया कि कि पहली बार किस भारतीय ने भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी, तो प्रति व्यक्ति आय की गणना करने वाला प्रथम व्यक्ति भी कौन था भाई, दादा भाई नेहरू जी। और एक और उसकी बात करें कि ये बुक भी भाई बहुत फेमस है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये किसकी है भाई, आरसी दत्त की, किसकी है, रमेश चंद्र दत्त की ये पुस्तक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अशोक के अभिलेख और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया, तो भाई अशोक के जो अभिलेख थे, जिसमें अभिलेख और सर्वप्रथम किसके द्वारा, तो इसका आंसर है भाई जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप एक ब्रिटिश थे, उन्होंने सबसे पहले एक सिक्कों और उसके शिलालेखों पर पाया कि एक देवनाम प्रियदर्शी यानी सुंदर मुख वाला एक राजा है, जिसके बारे में इन सभी में उल्लेख है। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने। और जेम्स प्रिंसेप, एक मिनट भाई, एक मिनट, आंख में गिर गया कुछ। भाई जेम्स प्रिंसेप ने इसे सर्वप्रथम पढ़ा था, लेकिन 1750 में, 1750 में इसकी खोज किसने की थी, पैंथलर ने, पैंथलर ने
अगर क्वेश्चन ये आया कि अशोक के अभिलेख या शिलालेखों को की खोज सबसे पहले किसने की, तो वो की थी भाई पैंथलर ने। लेकिन इसने 1750 में, लेकिन इसे पढ़ने में सर्वप्रथम किसे सफलता मिली थी, वो थे मिस्टर जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया भाई जेम्स प्रिंसेप। मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस वंश की विशेषता थी। तो भाई मकबरों की जो अष्टभुजाकार आकृति थी ना भाई, ये किसकी वो थी, लोधी वंश। लोधी वंश 1451 से 1526 तक, 1451 से 1526 तक ये भारत में शासन, दिल्ली की गद्दी पर रहे। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे लोधी वंश। और इसमें इब्राहिम लोधी ने सिकंदर लोधी के लिए जो मकबरा बनाया था वो बहुत फेमस है। कहाँ है, दिल्ली में। ये भी अष्टभुजाकार उसमें बना हुआ है। सैयद वंश की बात करें तो ये कब से कब तक था भाई, 1414 से 1451 तक। खिलजी वंश की बात करें तो ये 1290 से 1320 तक। और भाई तुगलक वंश कब से कब तक था, 1320 से 1414 तक। 1320 से 1414 तक। और इब्राहिम लोदी को ही पानीपत के प्रथम युद्ध में हराने के बाद मुगल वंश का प्रारंभ हुआ था। ठीक है भाई, तो इसका आंसर क्या हो गया भाई, लोदी। विंध्याचल पर्वतमाला को पार करने वाला प्रथम तुर्क विजेता कौन था। तो विंध्याचल पर्वतमाला को पार करने वाला प्रथम तुर्क कौन था भाई, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जब कारा का गवर्नर था, किस स्थान का भाई, कारा का गवर्नर था, तब इसने विंध्याचल पर्वतमाला यानी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जो बीच में पड़ता है विंध्याचल पर्वत, उसे पार करने वाले प्रथम वो थे अलाउद्दीन खिलजी। और इन्हें देवगिरी के राजा रामचंद्र यादव को हराया था। रामचंद्र यादव का पुत्र था सिहना। और उस समय जब अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र यादव के राजधानी पर हमला किया, उस समय सिहना एक लगभग 2/3 सेना के साथ अपने किसी अभियान पर गया हुआ था। तो रामचंद्र यादव की स्थिति उस समय सैन्य सैन्य उसके हिसाब से कमजोर थी, और उसी का फायदा अलाउद्दीन खिलजी ने उठाया। तो अलाउद्दीन खिलजी और रामचंद्र यादव के बीच जो युद्ध हुआ, उसमें रामचंद्र यादव जल्दी हार गया और उसने समझौता प्रस्ताव पेश किया। लेकिन तभी सेना लेकर वापिस आ गया और दोबारा फिर युद्ध हुआ। तो सेना पहले 2 टुकड़ों में थी, एक सेना को वो हरा चुका था, दूसरी सेना को भी उसने हरा दिया। और अब उसने रामचंद्र यादव को अपनी पुत्री झटिया पाली यादव का विवाह रामचंद्र अलाउद्दीन खिलजी के साथ कराना पड़ा। और उसके बाद रामचंद्र यादव हमेशा उसका वफादार रहा। 1308 सन को छोड़कर 1308 में उसने एक बार विद्रोह किया था, जिसे मलिक गाफूर ने क्या कर दिया था, नेस्ता नाबूद कर दिया था। मलिक गाफूर ने उसे दोबारा हरा दिया था, जिसके बाद रामचंद्र यादव ने उस अलाउद्दीन खिलजी के अंतिम सांस तक उसका वफादारी की, और उसने होयसल और अन्य काकतीय वंश के राजाओं को हराने में अलाउद्दीन खिलजी का साथ दिया। ठीक है भाई, फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो इसने जौनपुर नगर की स्थापना की थी, किसकी याद में, अपने भाई जोना खां। जोना खां कौन था, एमबीडी की याद में इसने जौनपुर नगर की स्थापना की। और ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला, ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया किसने लगाया था भाई, ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया, जजिया लगाने वाला
शासक भी कौन था? फिरोज शाह तुगलक। इसने दारुल सफा, एक खैराती अस्पताल, दीवाने बंदगान, गुलामों के लिए अलग से एक विभाग, दीवाने बंदगान, तकावी ऋण को इसने बंद किया था। और भाई इसने एक दीवाने खैरात, दीवाने खैरात, दूसरा इसने एक रोजगार दफ्तर, और नहरों का जंजाल, कृषि के लिए नहरों का जंजाल बिछाने वाला भी कौन था भाई? फिरोज शाह तुगलक था। बलबन, बलबन की लौह एवं रक्त की नीति थी, नीति लौह एवं रक्त की नीति थी। दूसरा अगर बात करें, इसने सिजदा और पैबोस, सिजदा और पैबोस प्रथा शुरू की थी, सिजदा और पैबोस प्रथा। अब एक बात यह होती है कि जो बलबन के शासनकाल से सिजदा और पैबोस प्रथा चली आ रही थी, इसे अंतिम रूप से किसने बंद किया था? तो इसे अंतिम रूप से जो बंद किया था ना, वो किया था शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां ने। इल्तुतमिश की बात करें तो ये इसका मतलब है गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम। ठीक है भाई। और इल्तुतमिश ने दो सिक्के चलाए, कौन कौन से? जीतल जो पीतल का था, और टका जो चांदी का था। और टका का कई बार भाई वजन पूछा गया, तो ये था 176 ग्रेन। कितने ग्रेन का था भाई? 176 ग्रेन का था। ठीक है भाई, समझ में आ गई इतनी बात? गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश, जीतल जो कि पीतल का था, और टका जो चांदी का था। इसने बगदाद के खलीफा के नाम से सिक्के चलाए और उससे एक खिलियत पत्र प्राप्त किया। इसने इक्ता प्रणाली, इक्ता प्रथा चलाई, इक्ता प्रथा। और इसने चालीसा का गठन किया, यानी अपनी कैबिनेट में 40 तुर्क सरदारों को रखा, जिसे तुर्गाने चहलगामी भी कहा गया। इसमें अधिकतर तुर्क जो तुर्की के निवासी थे वो ही थे, चहलगामी, तुर्काने चहलगामी इसका नाम था। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में इस विंध्याचल पर्वत को पार कर कर पहली बार मतलब दक्षिण का कोई राज्य जीता था। अब इसी की सफलता का जश्न मनाने के लिए और इसका अपने दामाद और अपने भतीजे का स्वागत करते हुए के लिए कौन आया था भाई? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसकी हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने अपने भाई के सहयोग से की थी और दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। और इसने शपथ, इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था भाई? बलबन के लाल महल में। निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था? भाई देखो, लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था 1929 में रावी नदी के तट पर। लेकिन मुस्लिम लीग का हुआ था 1940 में, और जिसके अध्यक्ष कौन थे? एम के जिन्ना, एम के जिन्ना। इन्होंने, एम के जिन्ना ने अपने अध्यक्षीय भाषण में साफ साफ शब्दों में कहा था कि अब हम हिंदुओं के साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहते, जिसे हिंदू मुस्लिम शांति का अग्रदूत कहा गया था। किसके द्वारा? सरोजनी नायडू के द्वारा। कभी हिंदू मुस्लिम का एकता का प्रबल समर्थक माना जाता था मोहम्मद अली जिन्ना को। 1940 तक आते आते मोहम्मद अली जिन्ना बिल्कुल मुस्लिम प्रस्थ नेता बन चुका था, और उसने साफ साफ शब्दों में कहा था कि अब हम हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहते, और हम हिंदुओं से अलग उन मुस्लिम राज्यों की मांग करते हैं जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी में है, और उन सबको मिलाकर पाकिस्तान बना देना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया था, लेकिन कांग्रेस ने उस 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 अधिवेशन को पाकिस्तान की मांग बताया। इसलिए
वहां से ही पाकिस्तान की मांग रख को पाकिस्तान की मांग का एक वो चल गया। पाकिस्तान सबसे पहले किसने दिया था? रहमत अली चौधरी ने। पाकिस्तान शब्द जो दिया था वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक छात्र थे, रहमत अली चौधरी। इन्होंने पाकिस्तान शब्द दिया था, लेकिन अपने अध्यक्ष भाषण में उन्होंने पाकिस्तान नहीं कहा था, उन्होंने मुस्लिम बहुल राज्य कहा था, राज्य। और ये प्रस्ताव किसने रखा था भाई? ए के फजल। ए के फजल ए के फजल ए के फजल जो अविभाजित बंगाल के मुख्यमंत्री थे उस समय। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है भाई कि अलग राष्ट्र की मांग का जो प्रस्ताव रखा था वो किसने रखा था भाई? ए के फजल ने, जो बंगाल के मुख्यमंत्री थे। कहाँ के मुख्यमंत्री थे भाई? बंगाल के मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस मुगलकालीन शासक की सरायों को साम्राज्य रूप की धमनियों कहा गया है? तो किसकी भाई? शेरशाह सूरी की। कानूगो के अनुसार, एक इतिहासकार है कानूगो, कानूगो के अनुसार शेरशाह सूरी धूल में खिला हुआ फूल है, धूल में खिला हुआ फूल का है। और शेरशाह सूरी ने 1700 से ज्यादा सरायों का निर्माण करवाया, जिसमें हिंदू और मुस्लिम रसोई अलग अलग थी। इन्होंने बंगाल के सोनार से लेकर अटक तक अशोक द्वारा जो निर्मित पहले रेशम मार्ग था, ठीक है, फिर हर्षवर्धन के शासनकाल में उससे, और कनिष्क के शासनकाल में जिसे रेशम मार्ग कहा जाता था, ठीक है, उसी को, उसकी टूटी फूटी स्थिति को ठीक कराने का श्रेय किसे है भाई? शेरशाह सूरी को। और शेरशाह सूरी ने ही इसे नाम दिया था ग्रांड ट्रक रोड। ट्रक रोड का उस समय नाम क्या था? सड़क के आजम। ग्रांड ट्रक रोड, जिसे अब हम ग्रांड ट्रक रोड के नाम से जानते हैं, उस समय उसका नाम क्या था? सड़क के आजम। और उसी के पास पास उन्होंने 1700 से अधिक सराय बनवाई। शेरशाह सूरी का जो शासनकाल था वो 1540 से 1545 तक था। एक अस्त्र का प्रयोग करते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है भाई? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम, बिहार में। कहाँ स्थित है भाई? सासाराम, बिहार में। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को दो बार 1539 और 1540 में बिलग्राम और कन्नौज के युद्ध में हराया। चौसा, जिसका दूसरा नाम चौसा का युद्ध भी था, और यहीं से चौसा के युद्ध से भागते हुए 1540 में हुमायूं किस में कूद गया था भाई? क्रमनासा नदी में। उस नदी के बारे में कहा जाता था कि कोई भी व्यक्ति अगर इस नदी को पार कर ले या इसके पानी में स्नान कर ले तो उसके सभी कर्मों का नाश हो जाता है। तो अपनी जान बचाने के लिए अपने घोड़े के साथ हुमायूं क्रमनासा नदी में कूद गया, और उस शेरशाह सूरी के सैनिक उस नदी में उतरने से डर गए, कभी उनके कर्मों का नाश हो जाए। और उस नदी में डूबने से हुमायूं को किसने बचाया था भाई? निजाम भिश्ती ने। निजाम भिश्ती एक मछुआरा था, उसने इसको बचाया था। और इसके प्रति कृत का दर्शाते हुए, यानी इस पर के उपकार का बदला देते हुए निजाम भिश्ती को एक दिन का बादशाह बनाया था हुमायूं ने। जब इसकी शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद हुमायूं दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठा
तो एक निजाम भिश्ती को बुलाया गया और एक दिन का बादशाह बनाया गया, और निजाम भिश्ती ने उस दिन चमड़े के सिक्के चलाए थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि चमड़े के सिक्के चलाने वाला बादशाह कौन था, तो कौन था भाई, निजाम भिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, मोहम्मद बिन तुगलक के समय, एमबीडी के समय, किसको चीन का राजदूत कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे इसके एक शिलालेख में दुनिया का खान कहा गया है, दुनिया का खान कहा गया है। ये 1325 से 1351 तक 20 मार्च को 20 मार्च 1351 को गुजरात की विद्रोही तकाही का पीछा करते हुए, तकाई का पीछा करते हुए थट्टा नामक स्थान पर मृत्यु को प्राप्त हुआ। ठीक है, इसके उसमें मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसके बारे में इसामी ने लिखा हुआ है कि इसामी ने लिखा कि मोहम्मद बिन तुगलक इस्लाम का दुश्मन था। क्या कहा भाई, इस्लाम का दुश्मन किसने कहा इसे, इसामी ने, इस्लाम का दुश्मन। और भाई इसे विद्या उसने प्रोफेसर ईश्वरचंद ने क्या लिखा भाई, कि दिल्ली सल्तनत के सभी राजमुकुट धारण करने वाले व्यक्तियों के बीच सबसे योग्य राजकुमार था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, राजमुकुट धारण करने वाले सभी राजाओं में सबसे योग्य किसने कहा भाई, ईश्वरी प्रसाद ने, ईश्वरी प्रसाद ने। ठीक है, तो इसके उसकी बात करें तो इसके दरबार में एक व्यक्ति आया था, इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था भाई, मोरक्को का, मोरक्को का निवासी था। इसकी पुस्तक का नाम था रेहला। इसने मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत ही प्रभावित किया, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक स्वयं में एक बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति यही था, मोहम्मद बिन तुगलक। और ये जो इब्न बतूता है, ये इसके ज्ञान से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, और इसलिए इसने इसे दिल्ली का काजी यानी मुख्य न्यायाधीश घोषित किया। दिल्ली का काजी नियुक्त होने वाला प्रथम विदेशी व्यक्ति भी कौन था, इब्न बतूता। और इसने इसे चीन में अपना राजदूत के रूप में भेजा था। लेकिन कहा जाता है कि ये चीन तो पहुंचा, लेकिन वहां के बाद जो उस समय के राजा थे, उन्होंने इससे मिलने से मना कर दिया, और ये वहां से सीधा अपने देश मोरक्को वापस चला गया। और मोरक्को में की राजधानी उस समय क्या थी, फेज। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह बाबर का कहां का निवासी था? तो बाबर कहां का निवासी था भाई, फरगना। कहां का निवासी था भाई, ये फरगना का। और मुगल बादशाह बाबर जो था, वो पिता की तरफ से तैमूर का पांचवा वंशज, तैमूर का पांचवा वंशज। और माता की तरफ से ये चंगेज खां का, चंगेज खां का 14वां वंशज था। यानी ये तैमूर और चंगेज खां दोनों ही क्रूर शासक थे, उनका वंशज था। और इसने 1519 से 1529 से 1526 तक भारत पर 5 बार आक्रमण किए। पहला जो इसका वो था, वो बाजोर और भोरा नामक स्थान पर था, जिसने से जहां पर इसने कहा जाता है पहली बार जो बम का यानी
तोप खाने का प्रयोग अल्प मात्रा में किया था, लेकिन सबसे ज्यादा जो इसने प्रयोग किया था वो कहाँ किया था? 1526 के पानीपत के युद्ध में। ये उसने धन पाने के लिए आक्रमण किए थे। 5 आक्रमण हुए इसके। इसका पहला जो फेमस आक्रमण था वो 1526 में पानीपत का युद्ध था, जिसमें इसने तुगलुमा नीति का प्रयोग किया। ठीक है। दूसरा युद्ध इसका 1527 में राणा सांग, ये इस युद्ध में इसके खिलाफ कौन थे? इब्राहिम लोदी। 1527 में इसने खानवा का युद्ध जीता। खानवा का युद्ध जो कि राणा सांगा के खिलाफ लड़ा गया। राणा सांगा युद्ध, राणा सांगा के कुशल नेतृत्व में भारतीयों ने इसका बहुत ज्यादा क्या किया भाई? विरोध किया। और राणा सांगा जब युद्ध जीतने वाले थे तभी वो बहुत ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो गए। और घायल राणा सांगा को जब युद्ध के मैदान से बाहर निकाला गया तो सैनिकों में एक हताशा पैदा हो गई। भारतीय सैनिकों में एक हताशा पैदा हो गई कि राणा सांगा बीमार क्या हो गए? मृत्यु को प्राप्त हो गए या शहीद हो गए। और उसी का फायदा उठाया किसने? बाबर ने। और बाबर ने इसे की सेना को फिर आसानी से हरा दिया। राणा सांग इस युद्ध के लिए, खानवा के युद्ध को जीतने के लिए और अपने सैनिकों में जोश भरने के लिए इसने गाजी की उपाधि धारण की। ठीक है। और खानवा का युद्ध जीतने के बाद इसने काबुल में प्रत्येक व्यक्ति को एक चांदी का सिक्का दिया, जिसके कारण इसने उपाधि मिली कलंदर। कलंदर की उपाधि ग्रहण की। 1527 के बाद 1528 में इसने चंदेरी का युद्ध लड़ा। चंदेरी का युद्ध इसलिए लड़ा क्योंकि राणा सांगा की मृत्यु के बाद 1528 में राणा सांगा की मृत्यु हो गई। उसके बाद चंदेरी राजपूतों का एक गढ़ बन चुका था और वहां सभी राजा इकट्ठा हो रहे थे। किसके? उसमें चंदेरी के, मेदिनी राय के उसमें। तो 1528 में इसने चंदेरी का युद्ध जीता। उसके बाद 1529 में इसने घाघरा का युद्ध जीता और 1530 में ये मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो आप याद रखोगे 1526 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चाय पी, 29 में घर गया और 30 में मर गया। ठीक है। इनका क्रम लगाने को आता है भाई। तो 1530 में मृत्यु को प्राप्त हुआ और इसे पहली बार आगरा के रामबाग में दफनाया गया। रामबाग में दफनाया गया, जबकि इसकी इच्छा क्या थी? काबुल में दफनाने की। तो इसे दोबारा फिर 7-8 साल बाद काबुल में दफनाया गया। दफनाया गया। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि वह कौन सा मुगल बादशाह था जिसे 2 बार दफनाया गया? तो कौन था भाई? बाबर। तो इसी के साथ क्लास ज्यादा लंबी ना हो इसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।